हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने पर्सनली भी जब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चालू किया तो मुझे बहुत इशू फेस करना पड़ा था इससे रिलेटेड कि जहाँ से हम स्टॉक बाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वहीं से स्टॉक गिर जाता है, और जहाँ से हम स्टॉक सेल करने का सोचते हैं वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चल जाता है। तो उसको अगर हम लोग को समझना होगा पैटर्न क्या चल रहा है स्टॉक का, और हमें कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब कुछ बाई सेल नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको सीखने में बहुत टाइम लगे। आपको प्रैक्टिकली चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। हर स्टॉक में एक अलग तरह का पैटर्न होता है, अलग तरह का बाइंग सेलिंग होता है, अलग तरह के बायर और सेलर के सेंटिमेंट्स होते हैं। तो वो सब चीज़ को आपको हर स्टॉक में अलग अलग तरह से ध्यान रखना होगा। अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सब चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ को आपको, जैसे बोलते हैं ना कि की पॉइंट्स, एक होता है क्राइटेरिया, कंडीशंस। तो कुछ चीज़ को आपको कंडीशन बना के ही रखना होगा हमेशा, कि ऐसा ऐसा कंडीशन फुलफिल होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसा 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बाई करेंगे। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है या फिर मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो हम स्टॉक को अभी सिर्फ स्टडी के लिए एनालाइज करेंगे, देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हम इसमें एंट्री बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉसेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो 100%, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो श्योर हो जाएगा। श्योर, रिस्की नहीं रहेगा कि आप जो ट्रेड लेंगे, इंट्राडे हो चाहे आप स्विंग ट्रेड लें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट भी कोई करें, तो वो सब जो है वो आपका जो है श्योर शॉट लगेगा आपको। उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्रॉफिट बना के ही जाएंगे, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना प्रॉफिट को। और बहुत सारा ऐसे ही स्ट्रैटेजी लगा के आपको स्टॉक ऐसा भी मिल सकता है जिसको आप बहुत बॉटम पे खरीद लिए हैं, और उसके बाद उसने ऐसा 30% 40% का रैली दिया कि आपको वापस उस स्टॉक में जो होता है ना एवरेजिंग करके आपको फिर से बाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हर दिन हायर हाई बनाते ही जाता है। तो आपको प्रॉपर एनालाइज करना होगा कोई भी स्टॉक को। आपको बाई करने से पहले आप अगर एनालाइज ठीक से नहीं करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर स्टॉक का, तो हो सकता है आप कोई ऐसे पोजीशन में बाई कर ले जहां से स्टॉक ट्रेंड बदल ले, या फिर स्टॉक वहां से बियरिश हो जाए या फिर बुलिश हो जाए, आपका मतलब आपके अपोजिट चल जाए। तो उसके लिए आपको 4-5 क्राइटेरिया का बहुत अच्छा से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न क्या बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसा बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या आपको चार्ट बताने का कोशिश कर रहा है, पहले ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसके लिए मैं जो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये आपको इंडिकेटर में ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, इसको फॉलो करता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को किसी स्टॉक में बाइंग करना है तो फिर मैं मंथली पे जाके उसका चार्ट को खोल लेता हूँ, और उसके बाद मैं कोई भी, जैसे ये NHP से लगा हुआ है, तो अगर इसमें मेरे को बाई पोजीशन करना है स्विंग ट्रेड के लिए तो मैं मंथ में व्यू करूँगा। अगर इंट्राडे करना है तो मैं वीक में और डे में व्यू कर लेता हूँ। बड़े मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे एक व्यू कर लेता हूँ कि स्टॉक में चल क्या रहा है। तो मंथली पे जैसे NHPC मैंने खोला है, मंथली पे देखा जाए तो ये एक तरह से बुलिश ही ट्रेंड में है। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन बुलिश है। मतलब ओवरऑल अगर बुलिश का मतलब क्या है कि अगर मंथ के ओपन जहाँ हुआ है स्टॉक कुछ भी करे पूरे मंथ, लेकिन क्लोज होते होते वो ऊपर ऊपर की तरफ एक हाई क्रिएट कर ही देता है। पिछले कैंडल से ऊपर एक हाई रहता ही है उसका। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो स्टॉक जो है वो ऊपर के तरफ ही जा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन जा ही रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये जो स्ट्रेंथ है, ट्रेंड इंडेक्स आपको मिल जाएगा इंडिकेटर में। ऐसे TSI लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मंथली में ट्रेंड कैसा चल रहा है, ट्रेंड किस साइड है स्टॉक में। दूसरा जो है, आप वीक में भी चेक कर सकते हैं। वीक में भी स्टॉक नीचे आ रहा है लेकिन वो बुलिश साइड ही है, तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि स्टॉक बहुत गिर रहा है, तो हाँ आप एवरेजिंग करके बाई कर सकते हैं, न्यू स्लॉट बना के बाई कर सकते हैं। लेकिन होता है कि कभी गिरावट में लोग सोचता है कि बेच देते हैं, बहुत प्रॉफिट चल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो आपको ये इंडेक्स बता देगा कि
कि आपको सही में बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो प्रायर मेरा टारगेट वन यही रहता है कि ट्रेंड स्टैंड इंडेक्स टीएसआई बोलेंगे उसको, टीएसआई में हमें हमारा जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो उसमें किस तरफ का स्ट्रेंथ है, मतलब कि जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे स्ट्रेंथ किधर का है, मतलब यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बाई करने के लिए लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में है या सेल करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ में। ये तो वीकली है, डेली पे भी आपको एक बार देखना होगा, स्विंग ट्रेड हो चाहे इंट्राडे हो, इसमें डेली में भी देखना होगा। तो जैसे वीकली में तो बाइंग का स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर जैसे हम डेली पे लगाएं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग 6 तारीख के बाद से 6 जून 2024, अभी मार्केट खुला ही हुआ है तो लाइव चल रहा है मार्केट, तो इसमें दिख रहा है हमें कि 6 जून के बाद से स्टॉक में थोड़ा ट्रेंड डाउन के साइड है। तो इससे हमको सीधा पता चल गया। अगर हम इसको हाइड करके अब डायरेक्ट चार्ट देखते हैं, आप पहली बार सिर्फ ऐसा चार्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से गिरा है, यहाँ से उठ रहा है लेकिन गिरा है, तो आपको समझ नहीं आया कि आप बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको प्राइस अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि स्टॉक अच्छा है, बाई हो सकता है, आपको फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, आपको पिछला टाइम मतलब पास्ट का भी इसका मूवमेंट अच्छा लग रहा है, तो आपको इंटरेस्ट है। लेकिन आपको ये जो इंडिकेटर है इससे आपको पता चल जाए कि ये सही समय है कि नहीं बाई करने का। अगर ये यहाँ की जगह पे ये ग्रीनिश साइड में होता, बुलिश साइड में होता, ग्रीन का मतलब बुलिश साइड में, अगर यहाँ पे स्टॉक कहीं पे डेली में भी रहता तो आप बाई कर सकते थे। ये आपका पहला क्राइटेरिया। ऐसा 4-5 क्राइटेरिया आपको सब में चेक करना होगा बाई के लिए, और सब में चेक करना होगा सेल के लिए, दोनों का अलग। तो अगर सेलिंग के लिए आप सोच रहे हो तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया तो आपका हो सकता है कि डेली में ये बियरिश है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में सेलिंग करना चाहते हैं, सेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इसमें एक स्टॉक को सेलिंग के साइड देख सकते हैं अगर आप इंट्राडे में सोच रहे हैं तो। बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्डिंग करना है तो इसमें सेलिंग के जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आप डाउन साइड में आप देख के कोई फ़ायदा नहीं है इसको, इसमें तो आपको बाइंग करना है तो आप बाई करने के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको जब तक ये बुलिश होता नहीं है। तो वैसे ही है, अगर आप जैसे इंट्राडे में जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको और 2-3 चीज़ क्या करना होगा। स्टॉक का अब ट्रेंड एक निकाल सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड यहाँ से एक 2 लाइन को ऐसे लगा दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए, आपको पता चल रहा है कि अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि वो अपने हाई लोअर हाई बनाते जा रहा है। यहाँ से अगर वो आएगा यहाँ पे हाई लगा के और नीचे जा सकता है, ऐसा कर रहा है। जब तक ये हाई का ट्रेंड को ब्रेक करके इधर ऊपर नहीं जाएगा जब तक ट्रेंड रिवर्सल होगा नहीं। अभी ये डाउन ट्रेंड है, माइल्डली बियरिश साइड में है। तो आपको ये ऐसा पता चल सकता है, कोई साइंस नहीं है इसमें, आप कैसे भी ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा लॉजिक होता है। आप हाई हाई दोनों टच करके भी ऐसे भी ट्रेंड बना सकते हैं, एक जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अगर ये यहाँ से बुलिश साइड में हुआ, ये यहाँ से ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर गया, आपको समझ जाना है कि यहाँ से बायर एक्टिव हो गए हैं, अब यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं अगर मेरे को बनाना है तो। लेकिन ये ब्रेकआउट देगा तब, ब्रेकआउट दे के यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा कैंडल इधर ऊपर बनने लगेगा, फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। आपको पहले एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दिए डेली पे, आपका पहला क्राइटेरिया पहला स्टेप था यहाँ से देख लेना कि आपको करना है कि नहीं बाई या सेल। अगर इंट्राडे में है तो सेल करना है कि नहीं, अगर आप स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हैं तो आपको ये इस पोजीशन पे बाई करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचिए कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आप यहाँ पे ऊपर गया शेयर, यहाँ से नीचे आ गया और आपका बाइंग, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। अगर स्टॉप लॉस लगाए थे तो बात अलग है, लेकिन अब लॉस क्यों खाएंगे। अब जब आपको स्टॉक बोल रहा है कि हम डाउन जा रहे हैं तो आप यहाँ बाई क्यों करेंगे। तो आपको बाई करने के लिए आप स्टॉप लॉस लगा के बाई करने का सोच भी रहे तो आप क्यों करेंगे। अगर आपको चार्ट डायरेक्ट बोल रहा है कि स्टॉक में नीचे जाने वाला हूँ, यहाँ पे इंडिकेशन है स्ट्रेंथ नीचे का है, तो आप बाई करेंगे ही नहीं, बेवकूफ़ी है बाई करना। इससे हमें और कैसे हम मतलब कंफर्म हो सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे ही जाएगा, ऊपर अभी जा क्यों नहीं सकता है। ट्रेंड तो हम ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करके हम पता ही कर ले रहे हैं। आप एक 44 WMA है, WMA जो वेटेड मूविंग एवरेज है, 44 के वैल्यू पे भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये स्टॉक ये 44 WMA मैंने लगा दिया, अब ये लगाने के बाद यहाँ से पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो 44 WMA को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ जब ये इसको क्रॉस कर रहा है नीचे आ जा रहा है, तो ये एक तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। अगर आपको बाई का पोजीशन बनाना है, टीएसआई में आपको बाई का पोजीशन दिख रहा है, WMA के ऊपर है स्टॉक का प्राइस, तो आप यहाँ बाई का पोजीशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर
TSI में आपको बुलिश दिख रहा है, बियरिश दिख रहा है, और यहाँ पे आपको अगर दिख भी रहा है कोई 44 WMA के ऊपर प्राइस, तो हो सकता है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देर तक टिके नहीं, वो प्राइस तोड़ के उसको नीचे ब्रेक करके आ जाए और आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस है तो वो हिट हो जाए, या फिर अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड लिया तो आपके अपोजिट चल जाए, जो भी है। लेकिन आपका वो ट्रेंड ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, आपका प्राइस वो ज़्यादा देर तक वहाँ स्ट्रेंथ दिखाएगा नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहले TSI को देखना है, उसके बाद आपको WMA का स्ट्रेंथ देखना है, प्राइस उसके ऊपर है कि नीचे। नीचे है मतलब अभी आपको रुकना होगा बाइंग के लिए। सेलिंग देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सेलिंग के लिए भी फिर आपको अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए कि अगर जैसे यहाँ पे आप सेल किए हैं, यहाँ से कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तो वो सब दिक्कत हो सकती है। आपको सेलिंग में भी देखना होगा। दूसरा चीज़ है, आप एक और EMI का लाइन लगा सकते हैं। ये EMI का लाइन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, प्राइस का जो एवरेज बना देता है, प्राइस का एक एवरेज क्रिएट करता है। वो एवरेज क्रिएट करने के बाद से वो प्राइस के संग संग चलते रहता है। मतलब कुछ कैंडल, जैसे अगर डेली का है तो वो 44 WMA 44 कैंडल का एक वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस है, जो कैंडल के संग संग चलते रहता है, और वो बताता है कि कैंडल अपने प्राइस से ऊपर, मूविंग एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है कि नीचे। अगर ऊपर चल रहा है मतलब कि कैंडल में प्राइस में कुछ तो स्ट्रेंथ है जो वो ऊपर चल रहा है अपने प्राइस से, और अगर नीचे चल रहा है तो वो एवरेज प्राइस को भी बीट कर रहा है, तो आपको एवरेज प्राइस के ऊपर ही बाइंग लेना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर ये हो गया, उसके बाद दूसरा चीज़ है कि आपको 20 SMA भी देखना होगा। 20 SMA एक अच्छा होता है, पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है 20 SMA भी देखना। उससे मेरे को डबल कन्फर्मेशन मिल जाता है कि अगर जैसे प्राइस जो है वो 20 SMA के टच पे चल रहा है, तो 20 SMA के टच पे चल रहा है तो बेशक यहाँ प्राइस WMA से ऊपर है, लेकिन ये इसको टच करके चल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मेरे को सही में बाई करने का चांस मिलता भी तो हम बाई नहीं करते, क्योंकि वो SMA के पास है। SMA के पास होने का मतलब क्या होता है कि स्टॉक कहीं भी जा सकता है। अगर SMA के पास आया है स्टॉक, डिपेंड करता है, अगर वो ऊपर से नीचे आया तो वो ऊपर वापस जा सकता है, अगर उसमें स्ट्रेंथ कम है तो वो नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये जो 44 WMA है, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर स्टॉक इसको भी नीचे ले जा रहा है, मतलब उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है इसके ऊपर आने में, लेकिन SMA का क्या है, वो उसको 2-3 दिन में भी उसको तोड़ के ऊपर आ सकता है। तो वो क्योंकि 44 WMA 44 कैंडल का है और ये 20 है, तो 20 को उतना हम लोग बस सिर्फ चेक करने के लिए, सेकंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेन कंफर्मेशन हमें WMA से ही होता है, ये जो रेड वाला है। तो इससे मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद दो कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे है, यहाँ पे बाई नहीं करना है, तो डेली बेसिस पे हो गया। अब इंट्राडे में अगर मेरे को इसमें बाई करना होगा, तो इंट्राडे में अगर मेरे को फिर भी बाई करना होगा तो क्या करना होगा। वैसे तो बाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 15 वैसे भी 15 मिनट में आपको जाके पता चल ही जाएगा। यहाँ पे आप बाई करके आप लॉस में ही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता है कि अगर आप बाई करते 15 मिनट पे जाके तो क्या होता। अब 15 मिनट पे गए, 15 मिनट पे जाने के बाद अगर आप ट्रेड ले भी ले रहे हैं इंट्राडे के में, तो सेल का ट्रेड लेंगे, आपको सेल में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप सेल में ट्रेड लिए हैं, सेल में देख लीजिए यहाँ से, जैसे इंट्राडे में आप कहीं भी अगर ले रहे हैं तो 24 तारीख को ऐसे यहाँ से लिए, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट का, एक एक रुपया का आपको मूवमेंट मिल सकता है, 1-1.5 रुपया, 1-1.5 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके इंट्राडे कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं सेलिंग में, क्योंकि स्टॉक सेलिंग में है तो आप सेलिंग के साइड देख सकते हैं। तो ये इंट्राडे में हम 15 मिनट से कम का देखते नहीं है। कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट में देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट, और इंट्राडे में स्विंग ट्रेड में हम 45 मिनट का चार्ट को ही सिर्फ प्रेफर करते हैं ज़्यादा करके, मतलब डेली और वीकली देखने के बाद ज़्यादा करके हम इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मेरे को एकदम सही मूवमेंट मिलता है कि हाँ कहाँ पे बाई करना है, नहीं करना है। और वैसे हम स्टॉक को अगर बाई कर चुके रहते हैं तो हम उसको ऑब्जर्वर मोड पे अगर देखना है तो हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि डेली बेसिस पे क्या मूवमेंट प्राइस का चल रहा है। तो ऐसे करके आप पहले एक सेटअप बनाइए, अच्छा सा सेटअप बनाने के बाद कौन सा स्टॉक में अच्छा से आपको बाई करना है, नहीं करना है, उसमें इंडिकेशन मिल जाएगा। तो अगर ये जैसे दो दो सेटअप तो हो गया, और दो सेटअप और हम देख लेते हैं, और दो इंडिकेटर या फिर और दो कंडीशन देख लेते हैं जिसको हमको फुलफिल कर लेना चाहिए। तो जो तीसरा कंडीशन है वो है VWAP। अगर इंट्राडे में है तो VWAP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्विंग ट्रेड में है तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन अगर आप इंट्राडे में हैं
और प्राइस वीवैप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आपको आपका ट्रेड सही नहीं जाएगा। आप जिस साइड का ट्रेड लिए उस साइड वीवैप को आपको देना होगा। 44 WMA के संग वीवैप को दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं। तो वीवैप का आप देख लीजिएगा। वीवैप हम पर्सनली उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वीवैप अच्छा होता है इंट्राडे के पोजीशन अगर आपको क्रिएट करना है तो वीवैप भी आप देख सकते हैं। फिर जो तीसरा कंडीशन है वीवैप तो आप लगा सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन तीसरा कंडीशन है वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और वो उसमें सही आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सही इंडिकेशन मिलता है, तो आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। अब NHPC बहुत हो गया, कोई और लगाता है, जैसे मान के चलिए आप IRFC लगा लेते हैं, अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। IRFC में देखिए अब बॉलिंजर बैंड का क्या सीन है। बॉलिंजर बैंड हमको बताता है कि कहाँ पे बाई करना अच्छा रहेगा, कहाँ से सेल करना अच्छा रहेगा। अगर आप TSI को बॉलिंजर बैंड के संग कंबाइन कर देते हैं, अब डे बेसिस पे पहले देख लीजिए, उसके बाद स्विंग ट्रेड के हिसाब से और इंट्राडे के हिसाब से दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे देखिए डेली बेसिस पे, जैसे ये 14 तारीख से IRFC डेली बेसिस पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। इस 44 WMA से ऊपर है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर मूवमेंट भी नहीं दे रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब इसको कंसोलिडेट बोल। अगर बॉलिंजर बैंड ऐसे ट्यूब जैसा पतला हो जाता है, ऐसे पतला हो रहा है अगर ट्यूब जैसा, ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम पैरेलल आ रहा है या फिर एक ट्यूब के शेप में एकदम क्लोज आ गया है, इसका मतलब है कि वो जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में वो बन रहा है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में वो ट्यूब क्रिएट हुआ है उतना ही बड़ा मूवमेंट वो आगे जाके देने वाला है। तो डेली का जो टाइम फ्रेम है, इसका जो ट्यूब है, ये जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा मूवमेंट दे, लेकिन ऐसा ही अगर ट्यूब जो है वो वीक या मंथली बेसिस पे क्रिएट हो जाए तो आपको बहुत अच्छा मूव दे के जा सकता है। जैसे कि आपको वीकली बेसिस पे दिखाते हैं बॉलिंजर बैंड में, जैसे ये ट्यूब क्रिएट हो रहा है, एकदम नैरो ट्यूब पाइप जैसा बनता है। तो अगर ये जैसे मान के चलिए 7 नवंबर से लेके ऐसा पूरा लगभग लगभग आधा साल, मतलब 6 महीना के आसपास ऐसा ही क्रिएट वीकली होते रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, कंसोलिडेट होते रहा, WMA के ऊपर नीचे ऐसे घूम रहा था हल्का हल्का, मतलब यहाँ पे वो जो रियल इसमें इंटरेस्ट लिए हुए बंदे थे, जो भी बायर सेलर थे, वही यहाँ पे थे। कोई न्यूज़ नहीं था, कोई हाइप नहीं था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, IRFC को जानता नहीं था, ऐसा ऐसा ही चांस होगा तभी ये इतना दिन तक कंसोलिडेट हो रहा था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया, कुछ डील हुआ, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा हुआ, कंपनी काम किया, मार्केट बनाया, कुछ भी बनाया, यहाँ पे उसमें राइज आया। जैसे ही ये बड़े जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट मतलब कि ये जो ट्यूब था अभी पतला था, अब जो है ये अपर बैंड और लोअर बैंड जो है वो अब जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी बनाने लग रहा है। ब्लास्ट का मतलब यही हुआ कि अब ये एक अलग रेंज में जा रहा है, ये एक अलग रेंज में, और बीच में बहुत गैप आ रहा है, जैसे बलून फूलता है वैसा फुल, जितना ज़्यादा ये फूलते जाएगा उतना ही जिस साइड में वो कैंडल रहेगा आपका बना हुआ प्राइस का, उस साइड ही प्राइस ज़्यादा मूवमेंट देते जाएगा। वो थोड़ा गिरेगा, SMA के पास आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर SMA के पास आएगा, फिर वापस जाएगा, यही टेंडेंसी से शेयर चलता है। इसलिए पर्सनली मेरे को बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई ट्रेंड, पैटर्न, चार्ट ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल लॉजिक लगाइए कि बॉलिंजर बैंड कि जो SMA का ये जो लाइन है 20 SMA का, इसके जब पास आएगा, यहाँ पे पास आके जब भी कैंडल ऊपर की तरफ फिर से जाने लगेगा, हम यहाँ बाई कर लेंगे। जैसे ही वो अपर बैंड को टच करके वहाँ से नीचे आने लगे, या फिर एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देगा, जैसे यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे या तो ओपन क्लोज यहाँ कर दिया, या फिर यहाँ पे क्लोजिंग बना दिया, कैंडल कैंडल यहाँ पे ओपन या क्लोज कुछ क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद से हो सकता है मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आने वाले 1-2 दिन में, अगर डेली बेसिस पे है या वीकली बेसिस पे आने वाले वीक में प्राइस जो है वो नीचे आए अपने SMA के पास वापस। क्योंकि प्राइस का एक टेंडेंसी होता है, प्राइस दो चीज़ के संग चलता है। पहला चीज़ है प्राइस जो है वो वॉल्यूम के संग चलता है या वॉल्यूम के अपोजिट चलता है, और प्राइस जो है वो अपने एवरेज प्राइस को फॉलो करता है। तो अगर जैसे प्राइस 70 पे चल रहा है और उसका जो मूविंग एवरेज है वो 45 के आसपास चल रहा है, तो वो नहीं तो जो प्राइस जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस के पास जाएगा, नहीं तो जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के पास आएगा। तो दोनों में से कुछ एक होगा। तो आपको अगर
कहीं पे बाइंग नहीं मिलता है किसी समय में किसी स्टॉक में, तो आपको वेट करना है। उसको वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए, उसको आप अपने टारगेट पे रखिए, उस पर स्टडी करते रहिए और उसको वेट करिए वो प्राइस। नहीं तो एसएम में या फिर मूविंग एवरेज जो भी आप फॉलो करते हैं, ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। लेकिन एसएम में जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, तो उसमें क्या रहता है कि प्राइस उसको रिस्पेक्ट देता है। ईएमए थोड़ा आप ये देख सकते हैं कि ईएमए में थोड़ा क्लियर व्यू मिलता है, उसमें जो नॉइज़ होता है वो सब क्लियर हो जाता है, आपको एक डायरेक्ट मिलता है। तो आप ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसएम में जो है नॉर्मल बॉलिंजर बैंड का जो मिड लाइन है वो एसएमए का ही होता है। तो एसएमए के पास आ रहा है, जैसे ये यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकल के क्लोजिंग दिया, यहाँ से अंदर आने का कोशिश स्टार्ट कर दिया, जैसे ये यहाँ अंदर आया यहाँ से वापस बाहर चल गया, बाहर गया यहाँ पे क्लोजिंग दिया फिर अंदर आया। तो अब ये जब तक ये एसएमए के पास नहीं आएगा, एसएमए का सपोर्ट नहीं लगेगा या फिर उसके पास तक आएगा नहीं, फिर यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा। ये तभी होगा जब पास आएगा, तब पास आने का दो ही रीज़न है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट अब अपने हाईएस्ट पीक पे है, तो वो अब पास आएगा और फिर जो बॉलिंजर बैंड है वो दोनों अपने क्लोज आएगा, फिर ये इसको टच करेगा, फिर एक आगे जाके ब्लास्ट बनाएगा। तो ऐसे ही फेज़ में चलता है। अगर ये जब तक ये क्लोज नहीं आएगा, एसएमए के पास प्राइस नहीं आएगा, तब तक ये फिर आगे का मूवमेंट नहीं देगा। तो बॉलिंजर बैंड का ये फ़ायदा है। तो पहला कंडीशन हमें देखना होगा नीचे में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्या है स्ट्रेंथ। अगर जैसे डेली बेसिस पे आईआरएफसी में स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ का भी दो तीन तरीका है देखने का। जैसे स्ट्रेंथ तो बुलिश है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है, 66 0.6 के आगे मतलब स्ट्रेंथ है। आगे का आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वैसा स्ट्रेंथ चाहिए आपको, तो ऐसा स्ट्रेंथ है तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ स्ट्रेंथ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे बाई करने का आप रिस्क लेने का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाई करने का जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे जाके यहाँ से वापस जब ऊपर आने लगे, ऐसे पोजीशन में आप बाई कर सकते हैं जब नीचे से ऊपर आ रहा है। तो वैसे भी अभी डेली बेसिस पे तो ये नैरो है, तो ये जल्द ब्लास्ट हो सकता है। तो आप आईआरएफसी को बाइंग के लिए भी देख सकते हैं, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। जैसे ये ब्लास्ट हो उसके पहला दिन का ही कैंडल पे आप बाई का पोजीशन बना सकते हैं। जब भी ये WMA के ऊपर हो तो आपको यहाँ पे एक टिप भी मिल गया आईआरएफसी में, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका TSI, यहाँ पे आपको बुलिश देखना है। दूसरा हो गया WMA के ऊपर होना चाहिए प्राइस। तीसरा है कि बॉलिंजर बैंड का हाई के पास नहीं होना चाहिए। बॉलिंजर बैंड का जो ये अपर बैंड है इसके पास या इसके बाहर कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर इसके पास या इसके बाहर कैंडल है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप बाई नहीं कर सकते, स्टॉक खराब है, लेकिन आपको जो बायर उसमें बैठा हुआ है, जो पहले से खरीद के बैठा है, उसके मुकाबले आपको बहुत महंगा प्राइस मिल रहा है, बहुत हाई प्राइस पे मिल रहा है। आप फेयर वैल्यू पे नहीं खरीद रहे हैं, वो एक्सपेंसिव हो गया है स्टॉक। अब उसको वेट करिए आपको मूविंग एवरेज के पास आने का, उसके बाद आप खरीदिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन अगर मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं करके वो और नीचे जा रहा है लोअर बैंड को, तो फिर आपको लोअर बैंड को टच करके वहाँ से रिवर्सल देने का इंतजार करना होगा। इसके लिए कोई ट्रेंड लाइन, पैटर्न लाइन कुछ ड्रॉ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल लॉजिक है, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। फिर ये भी दोनों मूविंग एवरेज ही है, लेकिन जो मिड लाइन है इसको स्टॉक ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। नहीं देगा तो फिर वो अपने अपर रेंज को पकड़ के ही चलते रहेगा, ब्लास्ट हुआ रहेगा वैसे चलते रहेगा। जैसे आजकल ट्रेंडिंग में एक स्टॉक है मदरसन। मदरसन बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक है। मदरसन को मेरे वॉच लिस्ट में भी है, 135 पे मेरा बाइंग भी इसमें है। तो अगर आप देखें तो मदरसन का इसमें क्या है, ये देखिए मदरसन में आप डेली में देखिए यहाँ पे बुलिस में पूरा तरह से बुलिस में, ये 20 SMA को रिस्पेक्ट देते हुए जा रहा है, अपर बैंड के एकदम क्लोज में टच करते हुए चल रहा है डेली बेसिस पे, हर दिन हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो इसमें आप बाइंग नहीं कर सकते हैं इस फेज़ में। अगर आप इस फेज़ में बाई करेंगे और यहाँ से स्टॉक डाउन आएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपको अगर इसमें बाई करना है तो आपको एवरेज प्राइस पे बाई करना होगा। आपको हो सकता है वेट करना हो एक दो, मतलब एक दो दिन, 4 दिन पे, जब भी इसमें थोड़ा गिरावट आए, एवरेज प्राइस के पास आए तो आपको ख़रीदना होगा। एवरेज प्राइस कैसे, जनरली हम एवरेज प्राइस कैसे मतलब मेरा जैसे ये वीकली पे ब्लास्ट है यहाँ पे, जैसे ये ट्यूब जैसा था, यहाँ से थोड़ा बलून हुआ, फिर यहाँ थोड़ा शांत था, फिर यहाँ से ब्लास्ट हुआ है। तो अब ये 10-12 वीक तक ऐसे ही चलते ही रहेगा। तो आप यहाँ पे बाइंग अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर इस स्टॉक में आपको अभी भी बाई करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि पिछले वीक का जो कैंडल है उसका एवरेज प्राइस क्या होता है।
पिछले वीक का जो कैंडल है उसका एवरेज प्राइस जैसे 182.20, ये इसका एवरेज प्राइस है पिछले वीक का कैंडल का। तो जब भी इस एवरेज के प्राइस के पास इस वीक में जब भी प्राइस इसके आसपास आएगा हमको वहीं बाई करना होगा, उससे आगे का प्राइस पे हम बाई नहीं कर सकते। आपको बहुत महंगा प्राइस पे फिर बाई हो जाएगा, हो सकता है अगर वहाँ से रिवर्स जाने लगे स्टॉक आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको एवरेज प्राइस, अगर यहाँ के आसपास आया प्राइस आप यहाँ खरीद लिए तो आपको डेफिनेटली, अगर स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आया भी तो आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, आप यहाँ से बेच के निकल सकते हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बिना एवरेजिंग किए अगर आप खरीद लिए स्टॉक को, ऐसे रैली वाले स्टॉक को जो कि हायर हाई बनाते जा रहा है वीक बाय वीक, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसे ही, अगर आप कोई भी ऐसा स्टॉक में खरीदना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक एवरेज प्राइस निकालिए। ये जो एवरेज प्राइस का है, ये फिबोनाची का मैंने सब लेवल बंद कर दिया, सिर्फ 0.5 और 0 और 1 ये रखा है, जिससे मेरे को एवरेज प्राइस मिल जाता है। अगर मेरे को बाई करना होगा, जब भी प्राइस यहाँ आएगा हम बाई कर लेंगे। ये स्विंग ट्रेड या फिर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में तो आपका WMSM में ये सब को फॉलो करना होगा, ट्रेंड को फॉलो करना होगा। ये हो गया। अब अगर नेक्स्ट वीक के लिए देखना है तो आपको अगर देख सकते हैं, जैसे इसका हाई लो मार्क कर लिए, अगर जो इसका प्राइस एवरेज चल रहा है वो 189.62 चल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट वीक का कैंडल इधर ऊपर कहीं दिखता है, वो ज़रूर इसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ लो क्रिएट करेगा ही, आपको वेट करना होगा उस प्राइस को लगा के, आपको बाई कर लेना होगा। आप चाहे तो अभी भी बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है एवरेज प्राइस से, देख रही है SMS है, WMS से बहुत दूर है, और स्ट्रेंथ भी इतना अच्छा खासा है कि यहाँ पे अभी गिरावट का मेरे को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर आपको ये गिरावट यहाँ तक कहीं बीच थोड़ा सा नीचे आएगा, वहाँ पे प्राइस डाउन आएगा, स्ट्रेंथ थोड़ा डाउन आएगा, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ऐसे डाउन 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 इधर की तरफ आ रहा है, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है खरीद के, क्योंकि वो डाउन आएगा तो फिर उसको ऊपर जाने के समय ही खरीदने का फ़ायदा है। नहीं तो ये एवरेज जब भी इसके पास जाए, वहाँ पे कोई अगर सपोर्ट ले तो आप वहाँ खरीद सकते हैं। तो ये 2-3 कंडीशन था। ये आप कभी भी किसी भी ट्रेड में आप लगा के देखिए, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। मैं पर्सनली तो इसको स्विंग ट्रेड में फॉलो करता हूँ। उसके बाद से मैंने जैसे RSI है, तो RSI को भी यूज़ करके एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, बैकग्राउंड RSI का जो स्ट्रेंथ है वो मेरे संग है कि नहीं। अब जैसे ग्रीन RSI का ये जो ग्रीन दिख रहा है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो अगर हम अगर बाई का पोजीशन बना भी रहे हैं और RSI में भी स्ट्रेंथ है, मतलब बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बाई मेरे को सपोर्ट करेगा, आगे भी बाइंग के फेवर में ही जाएगा और आगे ही जाएगा स्टॉक। लेकिन अगर जैसे बैकग्राउंड यहाँ रेड है, तो यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो यहाँ रिस्की हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे चल जाएगी, और बोलिंजर बैंड को भी हमको वहाँ देखना होगा खरीदते समय। तो अब अगर आप बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट के पास खरीद लेते हैं ना, उससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है उस स्टॉक को खरीदने में। तो आपको वो, अगर जैसे 4-5 स्टॉक आप अपने बकेट लिस्ट में बनाइए, उसका एक बकेट लिस्ट और या फिर वॉच लिस्ट, और उसमें आप उसको एनालाइज कीजिए कि किस समय आपको खरीदना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टॉक बनाए तो पाँचों एक ही दिन में खरीदना है। आप एक वीक में एक स्टॉक खरीदिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये प्राइस एकदम सही प्राइस है इंडिकेटर के हिसाब से, वहाँ पे आप बाई कीजिए, और वहाँ से आपको जो रिटर्न मिलेगा उस स्टॉक में, वैसा रिटर्न आप रैंडम बाई करके देखिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। ओवरऑल हो सकता है आपका वॉच लिस्ट या फिर पोर्टफोलियो का प्रॉफिट हो, लेकिन आपको स्टॉक वाइज में किसी ना किसी में नुकसान होते ही रहेगा, तो आपको वो एनालाइज करना होगा। अब जैसे ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं भाई ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जैसे देख लेते हैं हम, सेल पॉपुलर स्टॉक है, सेल को देख लेते हैं, सेल में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सेल में जैसे RSI मेरे को वीकली में बता रहा है कि ग्रीन ग्रीन था, यहाँ पे बाई का चांस था, ये TSI भी बता रहा है बाई का चांस था। लेकिन इस वीक में क्या है, इस वीक में रेड चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हमको बाई करना है तो हमको बहुत रिस्की है यहाँ पे बाई करना। यहाँ पे बाई नहीं करना है मेरे को, अब बाई करना है तो अगले वीक में करना है। डेली में क्या बोलता है, डेली में देखिए पूरा रेड है, पूरा रेड, मतलब कि जब से ये इस वीक में आया है उसके पहले से ही यहाँ रेड ही चल रहा है RSI। तो RSI ये पूरा, अगर आप कहीं भी बाई का पोजीशन बनाते हैं बिना ही ऐसा इंडिकेटर लगाए कुछ भी किया, आप डायरेक्ट बाई का पोजीशन बना लिया, आप ट्रैप हो जाएंगे। वो आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा। आप बस, आपका 1-2 दिन का टारगेट था स्विंग बनाने का, आपको वो शॉर्ट टर्म 30
30-40 दिन के लिए होल्ड करा देगा, क्योंकि उस स्टॉक को हर दिन के ब्लॉक ब्लॉक बना बना के ऐसे कैंडल वो गिराते ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे वीकली में मेरे को पहले ही पता चल गया कि यहाँ तो बुलिस है, यहाँ भी बुलिस है, लेकिन RSI का जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, और SMA जो है SMA के नीचे जा रहा है, मतलब SMA को रिस्पेक्ट दे के इसको ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना के इससे ऊपर जाना था, SMA तोड़ के नीचे जा रहा है। और ये WMA को रिस्पेक्ट देगा तभी यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो इसको तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और यहाँ पे TSI भी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, 0.0 के पास जा रहा है यहाँ पे। तो ये बुलिश ट्रेंड भी यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये भी दिखा रहा है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, वो भी दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको पहले ही बता दे रहा है इंडिकेटर। अगर उसके बाद भी आप इंडिकेटर के अपोजिट जाके डिसीजन लेंगे बाई करने का, तो आप ही का लॉस है, और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अगर यूट्यूबर से स्टॉक के बारे में पता चल गया, मान के चलिए कि कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है, जैसे अभी कोई ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा था कोचिन शिपयार्ड, तो कोचिन शिपयार्ड जैसे चल रहा है, तो उसमें जैसे किसी से आपको पता चल गया कि भाई कोचिन शिपयार्ड खरीद लो, कोचिन शिपयार्ड बहुत जाएगा, लेकिन वो कैसे बता रहा है, जो भी आपको बता रहा है वो कैसे बता रहा है, वो खुद ये टेक्निकल एनालिसिस करके फिर आपको टिप्स दे रहा है। अब देखिए वीकली में कोचिन शिपयार्ड पूरा ग्रीन है RSI में, मतलब कहीं भी आप अगर ख़रीद लें, आपको अच्छा एवरेज प्राइस में अगर कहीं भी बाई मिल जाता है, ख़रीद लीजिए। TSI में पूरा ग्रीन है। ज़रूरी नहीं है ये अभी न्यूज़ में आया है तो ये इतना किया है, लेकिन उसके पहले देखिए, उसके पहले भी इसमें लोग पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं, उसमें उसके पहले भी। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट आपको मिला, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे वीक के हिसाब से। अगर डेली के हिसाब से देखेंगे इसमें भी बाई ही होगा। तो डेली के हिसाब से देखिए, जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से बाइंग आया है, जहाँ पे 220 SMA का सपोर्ट है बाइंग आया है। सबसे पहले तो ये बात ये है कि ये 44 WMA से ऊपर है, 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ देखिए ये ट्यूब जैसा क्रिएट किया था, पतला चैनल क्रिएट किया था, यहाँ से ये बाइंग लिया, ऊपर गया। ये पूरा जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे एक पूरा कैंडल क्लोज हुआ, वहाँ से वो अपना SMA को वापस ढूंढ लिया, आके वापस ढूंढ लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये ऐसे करके वापस नीचे आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है ये बना बनाया चार्ट में तो काम करेगा ही ये, लेकिन आपको लाइव में इसको यूज़ करने के लिए आपको पर्सनली थोड़ा इसमें हाथ सेट होना चाहिए, पर्सनली इसके ऊपर आपको काम करना होगा, कंडीशन हर समय आपको ध्यान रखना होगा, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव मार्केट में कोई बताने आएगा, हर बार आपको स्टॉक सजेस्ट कर दिया जाएगा, डिसीजन तो आप ही का है कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना है, लेकिन कहाँ डिसीजन बनाना चाहिए कहाँ नहीं बनाना चाहिए ये आपको इंडिकेटर बताता है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप उसके विपरीत ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस ही होगा। इंडिकेटर आपको क्या डायरेक्ट अपने आपके हिसाब से बाई तो नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे मतलब क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, ट्रैप किया, और लोग यहाँ पे बाई कर रहा था, ट्रैप करके उनको नीचे ले आया, उनका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा दिया। जो भी है, मतलब आपको देखना होगा कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, बाई करना है, ये देखना होगा। और RSI का पीछे जो है ये किस साइड चल रहा है, RSI का बैकग्राउंड मैंने ये सेट किया है, कोड बना के अपना सेट किया है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में दो से ज़्यादा तो इंडिकेटर यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए 2-3 इंडिकेटर को मैंने कंबाइन किया। वैसे ही मैंने एक बाई सेल अपना जो भी मैंने कंडीशन आपको बताया उस हिसाब से एक इंडिकेटर भी, अपना इंडिकेटर में एक सिग्नल भी क्रिएट कर लिया, जिससे वो सही समय पे बता देता है कि कहाँ सेल करना है कहाँ पे बाई करना है। देखिए एकदम एग्जैक्ट बता रहा है कहाँ सेल करना है कहाँ बाई कर लेना है, उसके बाद से अपना पोजीशन होल्ड करके बैठना है। लेकिन ये एकदम एक्यूरेट 100% नहीं है, कुछ आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार वो सेल बताएगा उस जगह पे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सेल उसने नहीं बताया, मार्केट गिरा है, तो इसके लिए हम और भी थोड़ा कंडीशन डाल के और भी बनाए हुए हैं, उससे मेरे को अच्छा पता चल जाता है कि कैसे कहाँ से बाई करना है कहाँ से सेल करना है, वो भी बना के रखा हुआ है। जैसे ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे बार वो बोलता है कि आपको बाई करना है, लेकिन इस पर हम उतना डायरेक्ट रिलाई नहीं करते। जैसे ये एरो पे तो हम डायरेक्ट रिलाई करके बाई सेल कर लेते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से। जब भी मेरे को स्विंग ट्रेड लेना होता तो हम इस मतलब सिग्नल का रिस्पेक्ट करके इसके संग ही जाते हैं। तो जैसे उसने यहाँ सेल बोला, सेल हुआ, इस इंडिकेटर का भी सिग्नल यहाँ सेल आया, सेल हुआ, सेलिंग हुआ ही है यहाँ पे 4-5 दिन में। अगर आप यहाँ सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं। इसमें दो तरह से अब मेरे को फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा जो होता है कि
अगर वो बोला है बाई करना, मेरे पास पहले से पोजीशन नहीं है, हम पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो बोला है मेरे को सेल करना और मेरे पास पहले से पोजीशन है, तो हम वहाँ सेल करने का सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेल बोला तुम सेल कर ही देंगे, अब सोचते हैं। उसके लिए आपको देखना होगा कि हाँ एंट्री करने का सही है कि नहीं, वो कैंडल पे डिपेंड करता है कि कैंडल क्या इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर उसने सेल बोला तो हम सोच सकते हैं सेल करने का, बाई करने का बोला तो बाई करने का सोच सकते हैं। पहले से अगर पोजीशन है तो उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं सेल या बाई के लिए। अगर सेल करना है तो मेरे को यहाँ कर सकते हैं। और अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से, जैसे उसने मेरे को यहाँ पे बाई बोला है, इस जगह पे बाई बोला है, तो मैं ऐसा लगा देता हूँ। जब इसका हाई टूट के कैंडल यहाँ क्रिएट होकर क्लोज दे देता है, मैं उस कैंडल के पास बाई कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये इसका एवरेज प्राइस था, इस एवरेज प्राइस के नीचे भी कोई कैंडल जा रहा है, तब तक मैं वेट करता हूँ। जब इसका एवरेज प्राइस के ऊपर एक कोई कैंडल क्रिएट होकर यहाँ क्लोजिंग दे देता है, वहाँ से बाई कर लेता हूँ। जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता या जब तक इसमें सेल नहीं आ जाता है, तब तक वेट करते। जैसे सेल आया, वहाँ से इसका हाई लो का इंडिकेटर लगाया। जैसे ही इसका एवरेज प्राइस को रिस्पेक्ट दे के कैंडल यहाँ है तब तक है, जब से ही इसके बाहर निकला बस यहाँ पे मेरा सेल आ जाता। तो ऐसे करके हम बाई स्विंग ट्रेड भी कर लेते हैं इससे। इंट्राडे में भी ये काम करता है, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इससे हम बाई सेल का देख सकते हैं। ये टीएसआई को पहले देखना है, डब्ल्यूएमए को दूसरी बार, फिर देखना है हमें एसएमए को और बोलिंजर बैंड को रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस चल रहा है कैसे, वो भी देखना है। ये 4 कंडीशन जब भी हमारा फुलफिल होगा, हमारा ट्रेड एकदम 100% सही होगा। और हमें अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस तो क्या है कि आप कहाँ सेल करते हैं वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। कोई थोड़ा रिस्क टेकर है, वो एसएमए का रिस्पेक्ट करता है, वहाँ से वापस प्राइस चल जाता है। आप नहीं है रिस्क टेकर, आप इसी सिग्नल पे यहाँ ब्रेकआउट दिया, आप बेच के निकल गया, हो सकता है ये प्राइस फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो रिस्क टेकर तो प्रॉफिट ज़्यादा बना के जाएगा, ये तो है। लेकिन अगर आप कंजर्व हैं, कंजर्व मतलब आप अपना प्रॉफिट को कम से कम काटना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे बेच के भी जा सकते हैं। ऐसे मार्क कर लिए यहाँ पे और निकल गए। जैसे ये तो मेरे को बता रहा है। अगर आपके पास ये सेल बाई वाला सिग्नल नहीं है तो आप क्या करिए, जैसे ये बॉलिंजर बैंड के बाहर गया कैंडल, आप इसका हाई लो को मार्क कर लीजिए। जैसे ही कोई कैंडल उसके लो को ब्रेक करके नीचे आप सेल कीजिए। अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप इसका हाई लो को मार्क कीजिए। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे, उसके बाद आप उस प्राइस पे का बाई लगाइए, वहाँ से बाई करके फिर अब बॉलिंजर बैंड को रिस्पेक्ट करते हुए चलिए। और नीचे टीएसआई जो है उसको भी रिस्पेक्ट करिए। तो ऐसा हो सकता है। अगर दूसरा बात है कि स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इंट्राडे के लिए हम स्टॉक कैसे पिक करें जो कि ऐसा मूवमेंट हमें दे रहा हो, ये कर रहा हो। तो उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एकदम एग्जैक्ट स्टॉक बता देगा उस दिन कि जैसे आज बताया और कल ही मूवमेंट दे दे। वो तभी बता सकता है जब वो उस स्टॉक को 10-15 दिन से या फिर 10-15 कैंडल से डिपेंड करता है, वो उसको एनालाइज कर रहा है। अगर जैसे ये इस चैनल में हम इस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं और हमको पता चल गया कि भाई एक दिन के हिसाब से ये ब्लास्ट यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा हो गया, 2-3 कैंडल यहाँ पे हो गया है, ये थोड़ा सा इधर मुड़ गया है। अब मेरे को पता चल गया कि ये थोड़ा सा ऐसे जो ट्यूब है वो थोड़ा सा अपना पोजीशन ऐसा चेंज कर रहा है। अब यहाँ से मेरे को पता लग गया, हम यहाँ से बोल दिया कि भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, अब बाई कर लीजिए, बाई कर लीजिए। अब जो इसमें रिलाई करेगा उसका अपना डिसीजन है, वो यहाँ से अपना बाई करेगा, उस हिसाब से चलेगा। अब अगर हम बाई बताएंगे तो हम तो पहले पोजीशन क्रिएट करेंगे फिर ही बाई बताएंगे। तो सिग्नल वाला लोग का अपना अपना ये होता है, वो पहले से अपना एनालाइज करके रखता है। लेकिन अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा लेट पता चले। और ज़रूरी नहीं है कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं उस समय ही सही मौका हो उसमें ख़रीदने का। हो सकता है उसमें पहले से अच्छा खासा बाइंग आ चुका हो, तो वो भी आपको देखना होगा। तो उसके वो सब चीज़ ऐसा सेटअप एक क्रिएट करके उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको सही मौका मिलेगा जहां वहां बाई कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉक कैसे पिक करना है, आप चार्टलिंग वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मार्केट कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, आपको मिड कैप जो भी चाहिए उस हिसाब से आप अपना वहाँ पे डालिए और वॉल्यूम डालिए। 5 लाख 10 लाख ऐसे इससे ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। आरएसआई डाल दीजिए वहाँ पे, आरएसआई 14 या 9 60 के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर टीएसआई वहाँ दिखाता है तो टीएसआई डाल दीजिए, टीएसआई का वैल्यू 0 से ऊपर होना चाहिए। टीएसआई मतलब स्ट्रेंथ कोई भी चलता है, आरएसआई भी चलता है। अगर आपको मैकडी समझ में आता है तो मैकडी का वैल्यू डालिए उधर चार्ट लिंक पे।
और अगर आप स्विंग ट्रेड पे हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी उसको डाल सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी डाल सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम को भी कंसीडर कर सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो अंदर में तो स्टॉक का कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मंथली में वो क्या हाईयर हाई चल रहा है कि नहीं वो सब डाल सकते हैं। हम एक कॉमन सा चार्टलिंग का एक फ्रेम बना के स्टॉक कैसे पिक होता है वो डाल देंगे, उसमें आप अपने हिसाब से चेंजमेंट करके एडिशन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा लिंक, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे एक आपको जनरल ओवर भी मिल जाएगा कैसे स्टॉक पिक किया जाता है स्विंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, क्या चीज़ कम बेसी करना है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा इस पर वीडियो पे रिक्वेस्ट आएगा या फिर लोग कमेंट करेंगे तो हम एक अलग से उसके वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। लेकिन अभी तक के लिए हम एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको एक्सेस करके आप देख सकते हैं कि क्या एक कॉमन आप क्राइटेरिया डाल के स्टॉक पिक कर सकते हैं स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम आपके साइड होना चाहिए, और ट्रेंड भी आपके साइड होना चाहिए, प्राइस भी आपके संग चलना चाहिए, और वॉल्यूम भी आपकी तरफ होना चाहिए। सब चीज़ आपके हिसाब से होना चाहिए तभी होगा। तो सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम को देखना होगा, फिर हमें TSI को देखना होगा, फिर WM में, फिर 20 SM में, फिर बॉलिंजर बैंड का पे प्राइस कहाँ पे किस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो देखना होगा। उस हिसाब से हमें बाई या सेल का सिग्नल लेना होगा। तो अगर आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग में भी इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, थोड़े मीडियम टाइम फ्रेम में जैसे डे बेसिस पे 45 मिनट पे इसमें आप स्विंग की तरफ भी देख सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस वीकली बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को, तो आप इसको लॉन्ग टर्म टाइम मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख सकते हैं। एक लास्ट में एक टिप देते जा रहे हैं कि जैसे आप ये सारे इंडिकेटर हटा दिए, जैसे कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे में क्या है कि वीकली में आपको वीकली लगाना होगा ऐसा टाइम फ्रेम कोई भी स्टॉक का। अभी तो ये देख लिए, अब कोई और स्टॉक में चलते हैं, जैसे कि कोई भी स्टॉक देख लेते हैं। ऑल पे गए, इसको हटाएं, NHPC आ गया है। जैसे इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस भी एक अच्छा ही स्टॉक है। अब जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, डे इंट्रा डे के लिए ये वीकली टाइम फ्रेम है। इंट्रा डे के लिए ये सेटअप मतलब एक लॉजिक बता रहे हैं कि इंट्रा डे में अगर मेरे को ट्रेड करना है तो हमको देखना होगा वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक कहाँ पे बैठा हुआ है। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हो रहा है, कि जैसे मार्केट जैसे ये अपने हाई से नीचे आया है, फिर ये से एक लो क्रिएट करके यहाँ से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो कहाँ तक जा सकता है, क्या पोजीशन क्रिएट कर सकता है, ये आपको वीकली में पता चल जाएगा अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो। अब जैसे यहाँ पे आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक आप मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अगर लगा कि प्राइस यहाँ से नीचे थोड़ा आया है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मतलब एक क्लियरिटी मिलेगा, धीरे धीरे आपको थोड़ा क्लियरिटी होगा कि हाँ आपको चार्ट थोड़ा सा कुछ बताना चाहता है वो आपको समझ में आएगा। अब जैसे अब यहाँ पे पता चल गया हाई है, अब यहाँ पे जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 4 दिन से स्टॉक 4 दिन में यहाँ हाई मारा, यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे अभी सेलर का प्रेशर बना हुआ है, यहाँ आज के दिन सेलिंग हो रहा है। तो आपको एक टारगेट मिल जाए कि हाँ ये स्टॉक 1559 के पास जाने का कोशिश कर रहा है। अगर वो नहीं जाने का कोशिश करता तो इतना नीचे गिर के फिर वहाँ से ऊपर नहीं जाता, इतना बड़ा कैंडल के बाद यहाँ नीचे आके। और आपको कैंडल भी देखना होगा, अगर बड़ा बड़ा कैंडल जैसे ये ऐसा इतना गैप अप देते हुए जा रहा है मतलब कि यहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है जो इस प्राइस को वो ऊपर ले जाने के लिए बैठा हुआ है। वो चाहेगा नहीं कि उस प्राइस को इस अपने ये कैंडल से नीचे है, मतलब जैसे ये दिन का कैंडल से वो प्राइस को नीचे नहीं लाना चाहता है। अगर वो यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा होता तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे। डेली बेसिस में डेली अगर इंट्राडे करना है तो आपको वीक और डे पे तो देखना ही होगा कि मार्केट में कौन कैसा बायर बैठा हुआ है, कहाँ तक ले जाने का आपका वो टारगेट रखा है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि मार्केट इससे नीचे तो गिरेगा नहीं, यहाँ से नीचे तो जाएगा नहीं मार्केट। ये तो श्योर शॉट है कि कुछ दिनों में 10-15 दिन तक मार्केट इसके नीचे गिरेगा नहीं। तो आप इसको एक एज अ सपोर्ट मार्क कर लीजिए यहाँ पे
कि यहाँ पे ये हो गया इसका सपोर्ट, यहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर कोई घुसा होगा तो ये उसको बना देगा रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर कैंडल को बनाने का कोशिश करेगा वो, और ये हो गया उसका सपोर्ट। अब यहाँ से तो आप एंट्री ले नहीं सकते, यहाँ तो सिर्फ बड़ा ही प्लेयर एंट्री ले सकता है जिस जो अपने हिसाब से मार्केट चला रहा है। अब आप उसके संग एंट्री ले लिए हैं तो ठीक है, आप रिस्क लिए हैं, आप ले लिए, लेकिन एक जनरल प्लेयर कहाँ एंट्री लेता है? जब ये प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने आता है, जैसे कि यहाँ पे कोई किसी का पोजीशन होगा, वो प्राइस यहाँ पे मिल गया उसको, वो यहाँ से तो अपना क्लियर करेगा पोजीशन। सब लोग तो ऐसा नहीं है ना कि 5-10 साल के लिए होल्ड करके बैठे हैं, वो कुछ लोग तो स्विंग के लिए बैठे होंगे, कुछ लोग एक टारगेट पकड़ के बैठे हैं, उनका टारगेट अचीव हुआ, प्राइस नीचे आया। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो चाहेगा नहीं कि यहाँ से ये प्राइस टूट के नीचे जाए, तो वो इस प्राइस को इस पर रिस्पेक्ट दिला के यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाएगा वापस। फिर जो लोग यहाँ बेचे हैं उन वो फिर यहाँ कुछ बाई करेंगे, कुछ लोग यहाँ से न्यू जुड़ेंगे, तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ आया। लेकिन ये जो है वो एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को, उस प्राइस को वो सब मतलब रिस्पेक्ट देते हुए जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उस प्राइस को वो टेस्ट करेगा वो कमज़ोर हो जाएगा, और कभी ना कभी यहाँ पे एक नया कैंडल क्रिएट होगा। जैसे ही यहाँ पे एक नया कैंडल क्रिएट होगा वैसे ही आपको बाई की तरफ देखना है, अगर आप बाई नहीं लिए अभी तक तो, नहीं तो अगर आप यहाँ से रिटेस्ट के समय बाई ले लिए तो अच्छा बात है। तो ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अगर आप डेली में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। अब स्विंग ट्रेड में भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन 45 मिनट से नीचे मत देखिएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस मिल जाएगा, आप गलत जगह पे बाई कर सकते हैं। और जैसे आप 45 मिनट में गए, आपको पता है कि ये तो एक हाई क्रिएट किया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ से बाई करना चाहिए। अगर आप SMA और वो सब लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे और अच्छा से क्लियरिटी मिलेगा, और यहाँ पे कहाँ पे आपको क्रॉसओवर वापस मिल रहा है वहाँ से आप बाई कर सके, पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे अच्छा मूवमेंट है, ये इसको रिस्पेक्ट देगा, फिर यहाँ से एक कैंडल क्रिएट करेगा, वहाँ से ऊपर निकलेगा मार्केट। तो ऐसा आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। अब एक बार आप देख लीजिए, अगर इंडिकेटर लगाने के बाद आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ से वो गिरा नीचे, यहाँ सेल, मेरा इंडिकेटर मेरे को बताया यहाँ सेल कर दो, सेल मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशन क्रिएट करके बैठे हो, जैसे वो बोला यहाँ बाई होगा, यहाँ भी बाई बोला था, तो उस हिसाब से अगर हम इसमें बाई तो किए नहीं है, लेकिन अगर हम बाई करते तो वो मेरे को यहाँ सेल बोला। अगर हम स्विंग के लिए बैठे थे तो मेरा तो टारगेट पूरा हो रहा था, हम यहाँ सेल कर सकते थे। फिर वो यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो ये बाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पे अभी वो बाई नहीं बोल रहा है, तो ये बाई को हमको नहीं करना है, हमको वेट करना है। वो बाई इंडिकेटर में बोल रहा है, या फिर आपके पास तो इंडिकेटर ये नहीं होगा, लेकिन आपको अगर खुद से समझ में आ रहा है, जैसे बैकग्राउंड ग्रीन है तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ बाई कर लेते हैं, लेकिन बाई नहीं करना है आपको, क्योंकि ये TSI जो है वो बाई नहीं बोल रहा है, और SMA के भी नीचे है प्राइस। तो WMA के ऊपर है लेकिन SMA के नीचे है। अब जैसे यहाँ पे ये गया, ये जो ये जो बॉलिंजर बैंड है वो पतला हो गया है। अब यहाँ से ये ऐसा चल रहा है, जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा यहाँ पे बुलिशनेस बना है। यहाँ पे भी अब देखिए बाई सेल चल रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेट हो गया है। जब ऐसा ट्यूब फॉर्म होता है, कंसोलिडेट होता है, इसका मतलब कि वो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही वो ब्लास्ट होने वाला है, लास्ट सिग्नल बाई ही मिलने वाला है। यहाँ पे सिग्नल बाई हुआ, ये सेल बोला, ये लास्ट बाई हुआ, फिर वहाँ से देखिए जैसे ही ये बाई बोला, यहाँ पे बुलिस है। आप यहाँ पे अगर बाई कर लिए कहीं पे सपोर्ट पे 20 SMA के, या फिर आप कहीं भी आगे इस चैनल में कहीं भी बाई किए हैं, आपको देखिए कितना गैप अप के संग चालू हुआ है। ये गैप अप में आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। आपको ये कौन बताएगा कि ये गैप अप होकर ऊपर जाने वाला है, इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आने वाला है? ऐसा इंडिकेटर से आपको पता चलने वाला। अब जो बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पता है, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेड के लिए जो बैठे हुए उनको पता है कि ये इतना चैनल क्रिएट किए जा रहा है, ये पतला चैनल क्रिएट करके आ रहा है। अब यहाँ से इसमें बाइंग आएगा ही आएगा, इसमें ये प्राइस ऊपर जाएगा। ये है यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग किए, अच्छा खासा स्विंग में जो बैठे हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग किए। प्राइस देखिए फिर 20 SMA के पास आया, WMA के पास आया, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ गिर गया, यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ गिरा हुआ है, ये फिर वहाँ पे बुलिस आया, यहाँ पे फिर से चैनल में घुस गया। अब ये जो चैनल ब्लास्ट फिर होगा, फिर आप स्विंग वाले लोग को देखेंगे प्रॉफिट बुक कर रहा है, फिर वो नीचे जाएगा। तो ये ब्लास्ट होने के लिए ये तो एक पहले ट्रेंड, ये जो आपका सपोर्ट है उसको तोड़ के ऊपर जाए, रेजिस्टेंस को तोड़ के इसको सपोर्ट बनाएगा। यहाँ पे जब प्राइस रुकेगा, जब ये चैनल को क्रिएट करते हुए प्राइस यहाँ जाएगा, फिर ही ब्लास्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। उसके लिए आपको ये ट्रेंड का भी सपोर्ट चाहिए, और फिर ये बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट चाहिए, और एक
जो बड़ा प्लेयर इसमें बैठा हुआ है उसका मेंटालिटी को भी समझना होगा। तो ऐसे ही करके आप कोई भी स्टॉक के ऊपर एनालाइज करके ये चार चार कंडीशन को यूज़ करके, वो तो मैं काफ़ी दिन से सारे सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने एक कोड बना लिया है स्क्रिप्ट का। उस कोड को यूज़ करके मैंने एक ऐसा सिग्नल क्रिएट कर लिया जिससे उस मेरे को सिग्नल देते रहता है कि कहाँ पे बायर आ रहे हैं, कहाँ सेलर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ बायर आए, ये सेलर आए, यहाँ पे बायर आए यहाँ, लेकिन एक मेरे को चैनल के अंदर मिल रहा था प्राइस। अगर हम यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते तो हमको मिल जाता है यहाँ मौका इसको कैप्चर करने का, या फिर हम यहाँ कहीं भी पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। बहुत जगह पे मेरे को बाई मिला, वो मेरा पर्सनल डिसीजन के ऊपर भी है। जैसे हम यहाँ पे ये इस जगह पे कहीं पे बाई अगर कर लिए रहते, जैसे TSI मेरे को बोला यहाँ पे स्ट्रेंथ बुलिश है, यहाँ मेरे को बाई बोला, पीछे बैकग्राउंड ग्रीन था, SMA के और WMA के ऊपर था, बॉलिंजर बैंड के भी पास है, तो यहाँ पे अगर हम बाई भी करते तो बॉलिंजर बैंड को टच करके कितना ही नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे, लोअर बॉलिंजर बैंड को स्टॉप लॉस लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहीं तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा तो गिरेगा नहीं, ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं है यहाँ। बस ये इसको पकड़ के रखेंगे, जैसे ही ये ब्लास्ट होगा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब अगर हम 100 क्वांटिटी खरीदे हैं, 50 बेच दिए, 50 हम फिर होल्ड करके बैठे, वो वापस चैनल में गया। तो ऐसा करके हम स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ आपको देखना होगा, एनालाइज करना होगा और उस हिसाब से बाई करना होगा। कोई भी आपको स्टॉक बता सकता है, प्राइस बता सकता है, लेकिन प्राइस कि सही जगह पे वहाँ पे एंट्री करना है नहीं करना है वो आपको खुद देखना होगा। हो सकता है प्राइस पे जाके स्टॉक नीचे चल गया, आपको वहाँ बाई करने का मौका ही नहीं मिला, या फिर इतना गैप अप वहाँ से खुल गया कि आप बाई नहीं कर पाए। फिर आप वहाँ से पोजीशन ढूंढते रहेंगे, वहाँ तो सेल करने लोग बैठा हुआ है, जो लोगों का पोजीशन टारगेट हिट हो रहा है वो लोग तो सेल कर रहा है, वहाँ पे आप बाई कर रहे हैं। वहाँ से 2-3 दिन तक मार्केट गिरते रहा, दो बेच के निकल गए, फिर 2-3 दिन बाद वापस मार्केट अपना पैटर्न पकड़ के ऊपर चल गया, फिर सोचते रह गए खरीदने का। तो आपको ऐसे पूरा इंडिकेटर का हेल्प लेते हुए प्राइस को एनालाइज करके वॉल्यूम अपसंग में यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, वैसे 44 WMA एक वॉल्यूम की तरह भी काम कर लेगा, तो वॉल्यूम वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको पूरा इंडिकेटर का हेल्प लेते हुए अपना डिसीजन को देखना होगा। और इंडिकेटर क्या है, ये जैसे TSI है, एक तरह से आपको ट्रेंड बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, और आपको ये बताता है कि आपका डिसीजन जो है वो आपके फेवर में रहेगा नहीं रहेगा। वो एक मार्केट का आपको स्ट्रेंथ बता देगा। स्ट्रेंथ आपको यहाँ से पता चल गया, प्राइस मूवमेंट आपको बॉलिंजर बैंड और SMA से पता चल ही जा रहा है, और WM आपको वॉल्यूम बता दे रहा है, तो हो गया ना। आपको यही 3 चीज़ तो चाहिए, आपको प्राइस का मूवमेंट देखना है, आपको वॉल्यूम है कि नहीं आपके फेवर में, और स्ट्रेंथ है कि नहीं आपके फेवर में। ये 3 चीज़ तो चाहिए आपको एक प्राइस एक्शन को समझने के लिए मार्केट में, कि प्राइस आपकी तरफ जाएगा कि प्राइस आपके अपोजिट जाएगा। अगर आपकी तरफ है बाई लीजिए, नहीं है तो आप वेट कीजिए। अगर आप पहले से बाई करके रखे हैं तो सेल की तरफ है तो सेल कीजिए। बस यही करना है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपको पोजीशन क्रिएट करना है, उसके बाद आपको वेट करना है सिर्फ। स्विंग में और इंट्राडे में ही ज़्यादा इंडिकेटर की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सेल के लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यही सब था मेरा एनालिसिस, जिस पे हम पर्सनली स्विंग ट्रेड और इंट्राडे और पोजीशन क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म में भी इंडिकेटर को यूज़ करके, ये 3-4 इंडिकेटर ही है, इससे अच्छा आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा। अगर आपको RSI पढ़ने आता है, समझने आता है, तो आप RSI यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको MACD समझ में आता है तो MACD यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर का आपको ज़रूरत है। आप बस यही बॉलिंजर बैंड, SMA, WMA का लाइन, और ये जो TSI है, TSI अब सबसे पहले यूज़ कीजिए, सबसे अच्छा मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सही इंडिकेशन देता है। इंडिविजुअली इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर आप बॉलिंजर बैंड और WMA SMA के संग यूज़ करेंगे बहुत एक्यूरेट है। तो यही था मेरा एनालिसिस जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, आज आपके संग शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है या फिर हो रहा है, तो आप वीडियो में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पे आपको और कुछ की ज़रूरत है तो आप उस पर कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।